Hello students, good evening all of you. Welcome back to my YouTube channel The Learning Lighthouse. आज जो हमारा लेक्चर है वो रिवीजन बेस्ड है। प्रीवियस क्लासेज में हमने डिस्कस किया था इंटीरियर ऑफ द अर्थ, है ना। और हम जो रिवीजन लेने वाले हैं वो इसी टॉपिक पर लेंगे। क्या है? इंटीरियर ऑफ द अर्थ के बारे पर ही, इसी टॉपिक पर हम क्या है रिवीजन करेंगे। इस लेक्चर में हम सिर्फ उन्हीं पॉइंट पर डिस्कस करेंगे जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, राइट। देखो, प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि जो अर्थ इंटीरियर है ना, जो हमारे पास सोर्सेज प्राप्त हुए हैं, जो जानकारी प्राप्त हुई है, वो बेसिकली वो दो तरह की जानकारी जो सोर्सेज मिले हैं वो कितने मिले? दो, आर्टिफिशियल सोर्सेज एंड नेचुरल सोर्सेज, है ना। इनको डायरेक्ट सोर्सेज एंड इनडायरेक्ट सोर्सेज के नाम से भी जानते हैं, ठीक है ना। तो इसमें हमने देखो आर्टिफिशियल सोर्सेज हमने किसका डिस्कस किया था? हमने डिस्कस किया था डेंसिटी, टेम्परेचर एंड प्रेशर, ठीक है। और जो नेचुरल सोर्सेज थे उसमें हमने किसका डिस्कस किया था? उसमें हमने डिस्कस किया था कि सिस्मोलॉजी है, वोल्केनिक इरप्शन है, ठीक है ना। ये कुछ एक टॉपिक, कुछ एक पॉइंट थे जिस पर हमने डिस्कस किया था, वो क्या? नेचुरल सोर्सेज पर, ठीक है। अब देखो यहां पर बात आती है कि जो हमारे अर्थ इंटीरियर है, ठीक है, क्या है हमारा अर्थ इंटीरियर, इसमें पृथ्वी का केंद्र, ठीक है ना, यानी कि आंतरिक, पृथ्वी का आंतरिक भाग है, उसमें जो केंद्र है उसकी गहराई कितनी है? क्या है? पृथ्वी के धरातल से केंद्र की गहराई कितनी है? 6371 किलोमीटर। कितनी है? 6371 किलोमीटर। किसकी है? केंद्र की गहराई, ठीक है ना भाई। कितनी है? 6371 किलोमीटर। ये तो ये पॉइंट हो गया, ठीक है। उसके बाद हमने डिस्कस किया था कि जो हमारा अर्थ इंटीरियर है ना, क्या हमारा अर्थ इंटीरियर है, इसमें हमने मेनली जो आर्टिफिशियल सोर्स में हमने डिस्कस किया था किसका? घनत्व का, क्या है? डेंसिटी का, ठीक है। डेंसिटी में हमने किसका डिस्कस किया था? उसमें हम डिस्कस कर रहे थे कि जो पृथ्वी का औसत घनत्व कितना है। क्या है? क्या जो न्यूटन का ग्रेविटेशनल लॉ था, उन्होंने क्या बताया था? उनके उस माध्यम से, उस सोर्स के माध्यम से, यानी कि न्यूटन ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल लॉ है, उसके द्वारा जो पृथ्वी का क्या है घनत्व बताया गया, वो कितना बताया गया? पृथ्वी का औसत घनत्व कितना है? 5.5 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। ये क्या हमारा पृथ्वी का औसत घनत्व है, ठीक है ना। इसमें हमने डिस्कस किया था कि जैसे जैसे हम गहराई में जाते जाएंगे घनत्व क्या है? बढ़ता जाएगा। क्या है? घनत्व बढ़ता जाता है, ठीक है ना। उसके बाद अगला पॉइंट आता है कि हमारा जो अर्थ इंटीरियर है, ठीक है ना, प्रेशर में, वो प्रेशर में भी यही बात आती है, जैसे जैसे हम पृथ्वी के आंतरिक भाग में यानी कि गहराई में जाते जाएंगे, प्रेशर भी क्या होता जाएगा? बढ़ता जाएगा, ठीक है ना। और इसी तरीके से टेम्परेचर का भी वही क्या है? वही सिस्टम है। जैसे जैसे गहराई बढ़ती जाएगी तापमान भी क्या होता जाएगा? बढ़ता जाएगा। अब देखो तापमान जो बढ़ने की दर है वो कितनी बताई गई है? वो बताई गई है 32 मीटर, प्रति 32 मीटर की गहराई पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाता है। कितनी? 32 मीटर की गहराई पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाता है, यानी कि 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ जाता है। किससे? जो धरातल है ना, अर्थ सरफेस है, उससे, ठीक है, उससे हमारे क्या मिलता है? 1 डिग्री सेल्सियस तापमान क्या बढ़ा हुआ मिलता है। ओके। उसके बाद बात आती है कि हमारा जो अर्थ क्रस्ट है, ठीक है ना, क्या है?
जो अर्थ इंटीरियर है उसको कुछ लेयर में डिवाइड किया गया है। वो कौन कौन सी लेयर थी जिस पर हमने डिस्कस किया था? देखो, सबसे पहली लेयर कौन सी आएगी अर्थ इंटीरियर में? कौन सी आएगी? क्रस्ट आएगी। कौन सी? क्रस्ट। ठीक है। दूसरे नंबर पर कौन सी आएगी? मेंटल। और तीसरे नंबर पर कौन सी थी? कोर, है ना? कौन सी? कोर। अब देखो, क्रस्ट है, क्रस्ट को भी हमने दो पार्ट में डिवाइड किया, मेंटल को भी और कोर को भी। अपर क्रस्ट एंड लोअर क्रस्ट, अपर मेंटल एंड लोअर मेंटल। इसको क्या है? आउटर भी बोल सकते हैं, आउटर मेंटल, यानी कि अपर मेंटल को आउटर मेंटल और लोअर को इनर मेंटल भी बोल सकते हैं। ठीक है ना? इसी तरीके से क्या है? आउटर कोर एंड इनर कोर। ठीक है ना? अब देखो, जो ये क्रस्ट है इसको मेनली 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। किसमें? 3 पार्ट्स में। पहला नाम क्या दिया गया? पहला बताया गया हमारा कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, है ना? दूसरा नाम दिया गया ओशियनिक क्रस्ट। वो जो तीसरा नाम दिया गया वो कौन सा दिया गया? ट्रांजिशनल क्रस्ट। अब देखो, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है, इसकी जो गहराई बताई गई, देखो ये क्या क्रस्ट है, इसकी औसत, क्रस्ट की औसत गहराई कितनी बताएगी? 33 किलोमीटर। अब कुछ और एविडेंस प्राप्त हुए हैं जिसमें बताया गया है कि अर्थ क्रस्ट है वो क्या है? 70 से 100 किलोमीटर की गहराई तक है। कितनी? 70 से 100 किलोमीटर की गहराई तक। ठीक है। उसके बाद क्या है? मेंटल स्टार्ट हो जाता है। क्या? मेंटल की गहराई कितनी बताई गई थी? 2900 किलोमीटर। ठीक है। उसके बाद कोर स्टार्ट हो जाता। कोर की गहराई कितनी है? 6371 किलोमीटर। इसमें भी आउटर कोर एंड इनर कोर। ठीक है ना? क्या है? आउटर कोर एंड इनर कोर। जो आउटर कोर है, आउटर कोर की गहराई कहां तक है? 5120 किलोमीटर तक। 5120 किलोमीटर से 6371 किलोमीटर तक जो गहराई है वो कौन सी है? वो हो जाती है इनर कोर। ठीक है ना? इसी तरीके से मेंटल की भी है। मेंटल क्या है? देखो, आउटर मेंटल जो ये 70 से 100 किलोमीटर की बाद का एरिया जो है वो कौन सा हो जाएगा? वो आउटर मेंटल है। ठीक है ना? आउटर मेंटल की गहराई कितनी तक बताई है? वो बताई है 950 किलोमीटर तक। किसकी? आउटर मेंटल। ठीक है ना? उसके बाद क्या? इनर मेंटल। इनर मेंटल की गहराई कितनी बताई गई है? सॉरी, इनर मेंटल की गहराई जो बताई गई है वो 950 से 2900 किलोमीटर तक बताई गई है। ठीक है ना? अब देखो, हम बात कर रहे थे कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की। किसकी? कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की। अब ये कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है, इसकी गहराई कितनी बताई गई है? इसकी गहराई बताई गई है, कितनी बताई गई? 10 से 15 किलोमीटर तक। ठीक है? कितनी? 10 से 15 किलोमीटर तक। समझे? उसके बाद अब देखो, यहां पर बात आती है जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है, सॉरी जो ये क्रस्ट है, क्या है? क्रस्ट की मोटाई महाद्वीपों पर कितनी बताई गई है? देखो, क्या है? क्रस्ट की मोटाई, यानी कि क्रस्ट महाद्वीपों पर कितनी बताई गई है? 35 किलोमीटर। जबकि महासागरों पर क्रस्ट की मोटाई कितनी बताई गई है? महासागरों पर कितनी बताई गई है? 5 किलोमीटर। ठीक है ना? कितनी बताई गई है? 5 किलोमीटर। ठीक है। अब उसके बाद क्या आ जाती है? ओशियनिक क्रस्ट आ जाती है। क्या आ जाती है? ओशियनिक क्रस्ट आ जाती है। फिर क्या? ट्रांजिशनल क्रस्ट है। अब देखो, ट्रांजिशनल क्रस्ट कौन सी होएगी? हमारा जो क्रस्ट है, क्रस्ट का वह भाग जो क्या है? कॉन्टिनेंटल क्रस्ट और ओशियनिक क्रस्ट के बीच का भाग क्या हो जाएगा? ट्रांजिशनल क्रस्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ट्रांजिशनल क्रस्ट। इसमें हम मेनली किसको? कॉन्टिनेंटल क्रस्ट को इंक्लूड करते हैं, जिसमें मार्जिनल सीज भी आते हैं। ठीक है ना? तो ये क्या है? ट्रांजिशनल क्रस्ट है। क्या है? ट्रांजिशनल क्रस्ट। उसके बाद जो पॉइंट आता है वो आता है कि जो हमारी अर्थ इंटीरियर है उसमें जो अर्थ इंटीरियर में जो हमारी पहली परत पाई जाती है क्रस्ट। क्या? क्रस्ट। इसमें ना
एलिमेंट पाए जाते हैं, कुछ एलिमेंट पाए जाते हैं, ठीक है, जिसमें सबसे ज्यादा हमारी अर्थ क्रस्ट में सबसे ज्यादा एलिमेंट कौन सा पाया जाता है? ऑक्सीजन पाया जाता है, ठीक है ना। कौन सा पाया जाता है? ऑक्सीजन। कौन सा? ऑक्सीजन। उसके बाद कौन सा पाया जाता है? सिलिकॉन। और तीसरे नंबर पर कौन सा? एल्यूमिनियम, ठीक है, जिसको मैं प्रीवियस लेक्चर में कंप्लीट कर चुका हूं। तो सबसे ज्यादा एलिमेंट हमारे क्या है? अर्थ क्रस्ट में क्या है? भूपृष्ठ में सबसे ज्यादा तत्व है, ठीक है ना। कौन सा पाया जाता है? सबसे ज्यादा तत्व कौन सा? ऑक्सीजन है। कौन सा? ऑक्सीजन। कौन सा? ऑक्सीजन। उसके बाद कौन सा है? सिलिकॉन। कौन सा? सिलिकॉन। कौन सा? सिलिकॉन। उसके बाद कौन सा है? एल्यूमिनियम, ठीक है ना। कौन सा? एल्यूमिनियम। ये क्या है? अर्थ क्रस्ट में क्या एलिमेंट पाए जाते हैं, ठीक है, जिसको मैं प्रीवियस लेक्चर में इसको कंप्लीट कर चुका हूं कि ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है, सिलिकॉन की मात्रा कितनी है और एल्यूमिनियम की मात्रा कितनी है हमारे अर्थ क्रस्ट में, ठीक है। अगला जो पॉइंट आता है वो आता है कि जो हमारा अर्थ इंटीरियर है, क्या है? हमारा पृथ्वी की आंतरिक भाग है, जो पृथ्वी का आंतरिक भाग है, इसमें क्या है? सिस्मोलॉजी का काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। क्या है? सिस्मोलॉजी का बहुत ज्यादा क्या है इसमें इंपॉर्टेंट रोल है। क्यों? किस वजह से? क्योंकि जो भूकंप विज्ञान ने क्या किया है? पृथ्वी की आंतरिक संरचना को एक्सप्लेन करने में, यानी कि बताने में, जानकारी देने में बहुत बड़ा क्या करा है? अहम योगदान दिया है, ठीक है ना। किसने? सिस्मोलॉजी ने, ठीक है भाई। अब देखो, हमने डिस्कस किया था कि देखो भूकंपों के अध्ययन को क्या कहते हैं? भूकंपों के अध्ययन को क्या कहते हैं? भूकंपों के अध्ययन को क्या कहते हैं? सिस्मोलॉजी। हिंदी में क्या बोल देंगे? भूकंप विज्ञान बोल देंगे। क्या बोल देंगे? भूकंप विज्ञान। अब देखो यहां पर एक बात आती है, एक और पॉइंट आता है कि जो भूकंप की तीव्रता, यानी भूकंप मापते हैं, भूकंप की तीव्रता को किस यंत्र, यानी भूकंपों को किस यंत्र से मापते हैं? भूकंप की तीव्रता सिस्मोग्राफ, ठीक है ना। क्या भूकंप की तीव्रता को किस यंत्र से मापा जाता है? सिस्मोग्राफ नामक यंत्र से, ठीक है ना। नामक यंत्र से क्या किया जाता है? भूकंप की तीव्रता को मापा जाता है, ठीक है। एग्जाम में ये क्वेश्चन कई बार आ जाता है, भूकंप की तीव्रता किस यंत्र से क्या मापा जाता है? वो किससे? सिस्मोग्राफ से। किससे? सिस्मोग्राफ से, ठीक है ना। उसके बाद हाँ, यहां पर बात आती है कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में वह अक्षेत्र जहां से भूकंप उत्पन्न होता है, भूकंप शुरू होता है, ठीक है ना, उसको क्या कहते हैं? उसको क्या कहते हैं? सिस्मिक फोकस, ठीक है ना, यानी कि भूकंप उत्पत्ति क्षेत्र। ये तो क्या हो गया? जहां से भूकंप उत्पन्न हुआ। और पृथ्वी के आंतरिक भाग में, यानी कि देखो भूकंप जहां से उत्पन्न हुआ, जहां से शुरू हुआ, ठीक है, उसके बाद हमने सबसे पहले धरातल पर सबसे पहले जहां पर क्या है कंपन महसूस हुआ, उस क्षेत्र, उसको क्या कहेंगे? उसको कहेंगे एपीसेंटर। क्या कहेंगे? एपीसेंटर। क्या कहेंगे? एपीसेंटर। एपीसेंटर को क्या बोलेंगे? यानी कि जहां पर यानी धरातल पर जहां सबसे पहले जहां कंपन महसूस किया गया, ठीक है ना, उसको क्या बोल देंगे? एपीसेंटर बोल देंगे। क्या बोल देंगे? एपीसेंटर, ठीक है। उसके बाद बात आती है कि जो ये भूकंपीय तरंगे हैं धरातल के अंदर जो विभिन्न स्थानों में विभिन्न स्थानों में गमन करती हैं, ठीक है ना, तो उन भूकंपीय तरंगों को भी क्या किया गया? बांटा गया, डिवाइड किया गया है। किसमें? पी वेव्स, ठीक है, एस वेव्स
और एल वेव्स, ठीक है ना। पी वेव्स, एस वेव्स और एल वेव्स। देखो पी वेव्स को क्या है, इनको ये क्या है, कॉम्प्रेशनल वेव्स हैं। क्या है, इनसे दबाव उत्पन्न होता है। क्या ये पी वेव्स क्या है, कंप्रेशनल वेव्स हैं, ठीक है, कंप्रेशनल वेव्स हैं। धरातल पर सबसे पहले कौन सी तरंगें पहुंचती हैं, पी वेव्स पहुंचती हैं। उसके बाद कौन सी तरंगें पहुंचती हैं, एस वेव्स पहुंचती हैं। और सबसे लास्ट में जो पहुंचती हैं वो कौन सी है, एल वेव्स। एल वेव्स को सरफेस धरातलीय तरंगें भी बोलते हैं, सरफेस वेव्स, ठीक है। अब देखो बात यहां पर आती है कि पी वेव्स, और देखो जब भी भूकंप आता है तो सबसे पहले हल्के कंपन महसूस किए जाते हैं, और जो हल्के कंपन महसूस होते हैं उन्हीं को क्या है, वही कौन सी है, वो पी वेव्स है। कौन सी है, पी वेव्स। उसके कुछ अंतराल बाद फिर से कंपन महसूस होता है, वो कौन सी तरंगे हैं, वो एस वेव्स है। कौन सी, एस वेव्स। और जो सबसे लास्ट में जो क्या है, सबसे लास्ट में जो झटके महसूस होते हैं, कंपन महसूस होता है, वो कौन सी, एल वेव्स है। कौन सी, एल वेव्स। जो एल वेव्स हैं वो क्या, विनाशात्मक तरंगे हैं, ठीक है। इनसे जो है क्या है, इनसे जो भूकंप उत्पन्न होता है, भूकंप उससे क्या है, काफी ज्यादा जानमाल की हानि होती है। ये क्या है, ये सिर्फ सरफेस वेव। ये क्या, सरफेस वेव। देखो पी वेव्स क्या है, पी वेव्स जो है वो ठोस माध्यम से भी, तरल माध्यम से भी और गैसीय माध्यम, तीनों माध्यम से क्या गुजर सकती है। जबकि एस वेव्स क्या है, एस वेव्स जो है वो क्या है, वो देखो इसमें एक बात और आती है, जो पी वेव्स हैं, क्या जो पी वेव्स हैं वो, यहां पर बात क्या थी, कंप्रेशन, यानी कि इनसे दबाव उत्पन्न होता है। धरातल पर सबसे पहले कौन सी पहुंचती है, पी वेव्स पहुंचती हैं। पी वेव्स और एस वेव्स के बीच में जो समांतराल देखा गया, वो पाया गया, वो कितना, 3 मिनट 43 सेकंड का। कितना, 3 मिनट 43 सेकंड। कितने का, 3 मिनट 43 सेकंड का, ठीक है ना। उसके बाद बात आती है एस वेव्स की। इनको सेकेंडरी वेव्स के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है ना। क्या, सेकेंडरी वेव्स के नाम से। पी वेव्स क्या है, उनकी गति सबसे कम होती है, सॉरी, पी वेव्स की गति क्या है, सबसे ज्यादा होती है, ठीक है। क्या, पी वेव्स की गति सबसे ज्यादा होती है। इनकी औसत गति कितनी, 8 किलोमीटर प्रति सेकंड। जबकि एस वेव्स जो है, एस वेव्स की जो औसत गति है वो कितनी होती है, 5 किलोमीटर प्रति सेकंड। जबकि एल वेव्स है, एल वेव्स की गति कितनी होती है, 3 किलोमीटर प्रति सेकंड। यानी कि एल वेव जो है वो क्या है, सबसे कम गति की तरंगे हैं, ठीक है ना। इसी तरीके से एल वेव्स भी क्या है, वो भी ठोस तरल और गैस तीनों माध्यमों से होकर गुजर सकती हैं, ठीक है ना। उसके बाद बात आती है कि जो हमारे देखो भूकंपीय तरंगे अर्थ इंटीरियर में क्या है, इनकी भी तीव्रता में क्या है, परिवर्तन देखने को मिलता है, ठीक है ना। वो किस वजह से, जैसे जैसे अब देखो, जैसे जैसे गहराई बढ़ती जाएगी, यानी कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में जैसे जैसे गहराई बढ़ती जाएगी, उसी आधार पर भूकंपीय तरंगों की भी क्या है, गति में अंतर देखने को मिलता है, ठीक है ना। गहराई जैसे जैसे बढ़ती जाएगी तो भूकंपीय तरंगों की गति में भी उनकी गति भी बढ़ती जाएगी। लेकिन एक जगह क्या है, कुछ ऐसी लेयर्स हैं अर्थ इंटीरियर में जिनसे जो वेव्स है, ये भूकंपीय तरंगे हैं, उनकी गति में क्या है, कमी देखी गई है, ठीक है ना। वो किस वजह से, वो किस वजह से, क्योंकि पी वेव्स जो है वो क्या हो जाती हैं, रिफ्लेक्ट और रिफ्रैक्ट हो जाती हैं, है ना। जबकि एस वेव जो है वहां पर पहुंच नहीं पाती। और एल वेव्स क्या है, एल वेव तो सिर्फ धरातलीय तरंगे ही हैं, ठीक है ना। तो इसी वजह से क्या है कि गति में भी अंतर देखने को मिलता है, राइट। आगे बात आती है कि वो जो अंतर देखने को मिला वो किस वजह से, वहां पर अर्थ इंटीरियर में डिसकंटिन्यूटी, असमता या असातत्यता देखने को मिली, ठीक है ना, जिसका हम लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। तो मेनली क्या है, हमने 5 डिसकंटिन्यूटी का डिस्कस किया था, 5 डिसकंटिन्यूटी पर डिस्कस किया था। वैसे तो मेनली अर्थ इंटीरियर में अभी तक 10 से 11 डिसकंटिन्यूटी क्या है उसका उनका पता लगा है, लेकिन वो 5 इंपोर्टेंट ज्यादा है जिनको एग्जाम में पूछा जाता है। उनमें से भी जो सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछी जाती है, गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी है, मोहो डिसकंटिन्यूटी है, ठीक है ना। क्या है, मोहो डिसकंटिन्यूटी।
क्या, मोहो डिस्कंटिन्यूटी, ठीक है। और देखो मोहो डिस्कंटिन्यूटी वो किस किस को अलग करती है, क्रस्ट एंड मेंटल को, किसको, क्रस्ट एंड मेंटल को, ऐसे बोल सकते हैं हम, ठीक है ना। जबकि गुटेनबर्ग डिस्कंटिन्यूटी क्या है, गुटेनबर्ग डिस्कंटिन्यूटी क्या है, वो किस किस को अलग करती है, वो करती है, वो किस किस को करती है, गुटेनबर्ग डिस्कंटिन्यूटी किस किस को, ये क्या है हमारा, मेंटल, इनर मेंटल या लोअर मेंटल को किससे, आउटर कोर से, किससे, आउटर कोर से अलग करती है, ठीक है। कौन सी, गुटेनबर्ग डिस्कंटिन्यूटी, किसको, इनर कोर, सॉरी इनर मेंटल को आउटर कोर से, कौन सी, गुटेनबर्ग डिस्कंटिन्यूटी, ठीक है ना। तो देखो हमने डिस्कंटिन्यूटी में कौन कौन सी डिस्कस करी थी, वो करी थी सबसे पहले कोनार्ड डिस्कंटिन्यूटी का पर डिस्कस किया था, उसके बाद जो डिस्कस किया था मोहो डिस्कंटिन्यूटी, कौन सी पर, मोहो डिस्कंटिन्यूटी, ठीक है ना। तीसरे नंबर पर जो डिस्कस किया था वो कौन सी, रेप्टाइल डिस्कंटिन्यूटी, राइट। उसके बाद हमने डिस्कस किया गुटेनबर्ग डिस्कंटिन्यूटी, ठीक है ना। और सबसे लास्ट में डिस्कस किया था वो कौन सी, लेहमन डिस्कंटिन्यूटी, कौन सी, लेहमन। देखो लेहमन डिस्कंटिन्यूटी क्या है, वो आउटर कोर को इनर कोर से अलग करती है, ठीक है ना। तो ये कुछ एक टॉपिक थे, सॉरी जो ये रिवीजन था हमारा अर्थ इंटीरियर से संबंधित, जिसमें हमने कुछ एक इंपॉर्टेंट से पॉइंट का डिस्कस किया है। मेनली एग्जाम में इसी तरीके से ये पॉइंट पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आज का हमारा लेक्चर यहीं तक था। आई होप आप सभी को ये लेक्चर क्विक रिवीजन वाला पसंद आएगा। आप सभी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।